हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल सीरीज का लेक्चर नंबर 37 है। और हम पिछले वीडियो में ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे। तो जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑपरेटर्स पर एक पूरा प्रोग्राम हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। यहाँ पर देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हम पिछले वीडियो में समझ चुके थे क्या होते हैं। और बाकी यहाँ पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है, अभी आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में भी पढ़ा था कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, किसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा हायर होती है और फिर उसके बाद किसकी लोअर होती है। धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको एक बार देख ले फिर से यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप्स, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको प्रोग्राम दिखाते हैं और ये जो ऑपरेटर यहाँ पर पिछले वीडियो में छूट गए थे उन्हें कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने प्रोग्राम पहले से बना रखा है और यहाँ पर ये जे नाम की फाइल है और इसका आउटपुट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से भी आउटपुट यहाँ पर आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस कोड को आपको समझा देते हैं। इसका आउटपुट आपको हमने दिखा दिया। तो यहाँ पर इसके कोड में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर बॉडी टैग है, यहाँ पर हेडिंग टैग है H2 और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने 5 इनपुट फील्ड ली है। इनपुट फील्ड के बारे में आपको पता है, हमने HTML में पढ़ा था। यहाँ पर पहली इनपुट फील्ड है जिसमें हमने यहाँ पर IDs की नेम दी है, ठीक है। IDs का क्या है, हमने नेम रखा है। और बाकी इसमें और भी इनपुट फील्ड में कई सारी चीज़ें होती है, जैसे रिक्वायर्ड होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं और नेम एट्रीब्यूट होता है। वो सारी चीज़ हमने यूज़ नहीं की है। बस यहाँ पर टेम्परेरी हमें जितनी चीज़ों की ज़रूरत है बस हमने उतना ही यहाँ पर सिर्फ यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने सबकी ID बना दी, सब्जेक्ट 1 2 3 4। और यहाँ पर हमने प्लेस होल्डर में, ये प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के बारे में आपको पता है, जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो हमने प्लेस होल्डर में डाला है वो वहाँ पर फॉर्म में दिखाई देती हैं। फिर यहाँ पर हमने लाइन ब्रेक के लिए BR टैग यूज किया है। तो ये कोड काफ़ी सिंपल है। और यहाँ पर हम एक प्रोग्राम ऐसा बना रहे हैं, एक इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। एक इंटरव्यू ले रहे हैं। उस इंटरव्यू में स्टूडेंट क्या करेगा, अपना नेम डालेगा और अपने हर सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो डालेगा। फिर हम ये चेक करेंगे कि वो सभी सब्जेक्ट में पास है या नहीं। ये हम चेक करेंगे कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके। और अगर वो सभी सब्जेक्ट में पास हुआ तो हम उसे दिखा देंगे कि ये इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ, वरना नहीं सेलेक्ट हुआ। तो ये हमें चेक करना है, कंपेयर करना है। तो ये काम होगा कब, तो सबसे पहले तो वो अपना यहाँ पर इनपुट में सारी डिटेल ये फिल करेगा। फिल करने के बाद एक हमने बटन दी है, आपने आउटपुट में देखा होगा, यहाँ पर ये हमने सबमिट बटन दी है। तो यहाँ पर जब वो सबमिट बटन पर क्लिक करेगा, ठीक है, यहाँ पर हमने एक बटन दी ऑन क्लिक। जब सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तब यहाँ पर एक फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन यहाँ पर कॉल किया जाएगा। ऑन क्लिक क्या है, एक एट्रीब्यूट है, एक इवेंट है। तो यहाँ पर ऑन क्लिक एक इवेंट है। जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तभी ये फंक्शन कॉल होगा। और ये बटन सबमिट बटन पे क्लिक कब करेगा, जब यहाँ पर ये सारी डिटेल ये अपनी फिल कर देगा। फिर सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फंक्शन जो है वो कॉल होगा। फंक्शन का नाम हमने रखा है UPCI इंटरव्यू। और यहाँ पर आपको पता है फंक्शन में पैरेंथेसिस लगाना ये जरूरी होता है। बाकी फंक्शन के बारे में आगे हम अभी डिटेल में देखेंगे इसी वीडियो में। फिलहाल अभी यहाँ पर UPCI इंटरव्यू फंक्शन ये कॉल होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर ये स्क्रिप्ट कोड जो है ये चलना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो स्क्रिप्ट में जावा स्क्रिप्ट लिखी है, ये कोड कब रन होगा, जब फंक्शन कॉल किया जाएगा, वरना ये कोड रन नहीं होगा। और आपको पता है कि अगर यहाँ पर हम ये फंक्शन जो है वो नहीं बनाते, ये कोड डायरेक्टली बाहर लिखते स्क्रिप्ट में बिना फंक्शन के, तो यहाँ पर ये जैसे ही पेज लोड होता तुरंत ये चेक करता, ठीक है। मतलब ये कोड जो है वो तुरंत रन हो जाता। लेकिन ये हम तब रन करवाएंगे जब फंक्शन कॉल होगा। और फंक्शन कॉल कब होगा, जब सबमिट बटन पर क्लिक होगा तभी फंक्शन कॉल होगा और तभी ये स्क्रिप्ट वाला जो कोड है ये रन होगा। अब यहाँ पर कोड को समझते हैं, स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन कीवर्ड जो कि रिजर्व कीवर्ड है। जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो सिंपली हमें फंक्शन यूज करना होता है। जैसे हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो हमें वार या फिर लेट रिजर्व कीवर्ड का यूज करना होता है। उसी तरह से जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर हमें फंक्शन जो है ये रिजर्व कीवर्ड का यूज करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम फंक्शन का नेम, तो यहाँ पर हम फंक्शन का नेम कुछ भी रख सकते हैं। हम चाहते तो यहाँ पर XYZ या फिर कोई भी नाम रख सकते थे। फिलहाल यहाँ पर फंक्शन का नेम हमने ऐसा रखा है जिससे पता चले कि ये फंक्शन किस लिए है। तो यहाँ पर हमने इसका नाम रखा है UPCI इंटरव्यू। तो यहाँ पर वही सेम फंक्शन है, जो फंक्शन यहाँ पर हमने बनाया है जिस नेम से, उसी नेम से यहाँ पर हम कॉल भी करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम नेम है, यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट आपका ओपन हुआ और यहाँ पर ये आपका क्लोज हो गया। तो इसके बीच में जितना भी कोड है वो सारा का सारा फंक्शन के अंदर आता है। और इसका जो स्कोप है ये ब्लॉक स्कोप है, आपको पता है। बाकी चीज़ें हम जो है आगे भी देखेंगे थोड़ी देर में। फिर उसके बाद यहाँ पर इन लाइनों को आप समझिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक हमने वेरिएबल बनाया नेम का, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया। और नेम नाम के वेरिएबल में वैल्यू क्या रखी है, तो हम चाहते तो यहाँ पर डायरेक्टली कोई भी वैल्यू रख सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू लेनी कहाँ से है, हमें वैल्यू लेनी यहाँ से। जो ये इस इनपुट फील्ड में वैल्यू डालेगा हमें वही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए हमें कुछ इस तरह से कोड लिखना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। यानी कि हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है और डॉट गेट एलिमेंट बाई ID इसका एक मेंबर है, ठीक है, ये प्री डिफाइन है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने ID के जरिए टारगेट किया नेम
और फिर यहाँ पर हमने लास्ट में लगा दिया डॉट वैल्यू, यानी क्या करेगा ये, सबसे पहले तो यहाँ पर नेम जिसकी आईडी है उसको टारगेट करेगा और उसकी जो वैल्यू है, आपको पता है कि इनपुट फील्ड में यहाँ पर जो भी अपना नेम डालेगा स्टूडेंट, वो इस फील्ड की क्या होती है, वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमने डॉट वैल्यू यहाँ पर लगा करके इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमने नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से यहाँ पर हमने यहाँ पर आईडी जरूरी है देना, ठीक है। यहाँ पर जो हमने आईडी sub1 sub2 sub3 यहाँ पर दिया है वही सेम चीज़ यहाँ पर हमने दिया है। हमने आईडी के जरिए टारगेट किया और उसकी जो डॉट वैल्यू यानी जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमने स्टोर करा ली। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि यहाँ पर ये जो वेरिएबल हैं sub1 sub2 subject3 subject4 इसमें वैल्यू कहाँ से आ रही है। तो इसमें जो वैल्यू यहाँ पर इनपुट फील्ड में डाली जाएगी वो वैल्यू आकर के यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो अभी तक सिर्फ यहाँ पर इतना ही हुआ है और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने यहाँ पर x नाम का एक फिर से वेरिएबल बनाया है। x ये क्या है, वेरिएबल है। और इसमें हम क्या करवा रहे हैं, देखिए इसमें हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस ये यहाँ पर ओपन किया और ये यहाँ पर क्लोज किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है कि पैरेंथेसिस की जो प्रेसिडेंस होती है वो हायर होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर जो है ये कैलकुलेशन होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले चेक किया कि sub1 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, यानी कि हमने चेक किया कि सब्जेक्ट 1 जो है क्या इसमें 33 के ऊपर है। तो आपको पता है कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर है यानी कि जो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है ये क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। चेक करते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है वो या तो ट्रू में होती है या फॉल्स में होती है। अगर कंडीशन सही हुई तो आपकी जो वैल्यू है वो ट्रू होगी और वरना फॉल्स होगी। तो ये तो आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा देखा भी था। तो यहाँ पर ये चेक करेगा सब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अभी आप सिर्फ इतना देखें, ठीक है। तो ये चेक करेगा और अगर सब्जेक्ट 1 में 33 हुआ, ठीक है, तो मान लेते हैं कि 33 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रू आ जाएगा। इसका इतना सिर्फ इतने का आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेफ्ट टू राइट चलेगा, नहीं, लेफ्ट टू राइट ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपने प्रेसिडेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू ये जो ऑपरेटर है इसकी प्रेसिडेंस हायर होती है किससे, लॉजिकल ऑपरेटर से। ये जो यहाँ पर एंड डबल एंड देख रहे हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, नोट्स में चलते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखेंगे ये कंपैरिजन ऑपरेटर है और यहाँ पर ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर हैं। तो यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो कंपैरिजन ऑपरेटर से कम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कंपैरिजन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया आपका, ट्रू। मान लेते हैं कि 33 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे कैलकुलेशन होगी, बीच में यहाँ पर ये इसको छोड़ देगा अभी के लिए, ठीक है। चूंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू कई जगह यूज हुआ है, तो यहाँ पर जब इन सभी की प्रेसिडेंस इक्वली होगी तो यहाँ पर ये लेफ्ट टू राइट चलेगा, लेकिन बीच बीच में ये एंड वाले को स्किप करता चलेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन बाद में होगी। फिर उसके बाद सब्जेक्ट 2 में चेक करेगा, सेम वही चीज़, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या इसमें भी 33 से ऊपर है, तो मान लेते हैं इसमें भी है, तो यहाँ पर भी ट्रू आ गया। फिर यहाँ पर भी चेक करेगा, ठीक है, फिर यहाँ पर भी ट्रू आ गया, मान लेते हैं इसमें भी 33 से ऊपर है और यहाँ भी ट्रू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इनका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। आपको अच्छे से पता है कि इसकी जो वैल्यू होगी ट्रू या फॉल्स में होगी, तो सभी अभी ट्रू है मान लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या होगा, सेकंड नंबर पर यहाँ पर ये जो एंड ऑपरेटर का हमने यूज किया है, लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड का काम ये होता है कि जितनी भी कंडीशन दी गई है, ठीक है, जितनी भी कंडीशन है वो सारी की सारी अगर ट्रू होती है तभी फाइनल रिजल्ट जो होता है वो ट्रू होता है। ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। यहाँ पर ये पहले कैलकुलेशन तो ये हो गई, इसमें से सभी में से ट्रू ट्रू निकल के आ गया, ठीक है। फिर चेक करेगा कि क्या ये ट्रू है। अगर ये ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ, यानी कि ये दोनों क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो दोनों ट्रू हैं तो फिर यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। फिर यहाँ पर ये चेक करेगा कि क्या ये दोनों ट्रू हैं, तो यहाँ पर ये भी चेक कर लेगा, तो यहाँ पर ये दोनों भी ट्रू हैं। और फिर ये दोनों चेक होंगे तो फाइनली यहाँ पर निकल करके आएगा ट्रू। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चारों कंडीशन ही ट्रू हैं। तो यहाँ पर जब चारों ट्रू है तो नंबर 1 पे तो ये कैलकुलेशन होगी और फिर उसके बाद लॉजिकल एंड अपना काम करेगा और ये भी ट्रू बता देगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर इसको हम सेव करते हैं और इसका आउटपुट आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद वापस एक बार आएंगे। तो यहाँ पर हमने अपना नेम डाला, मान लेते हैं यहाँ पर हमने नेम दिया जितेंद्र, और हिंदी में यहाँ पर मार्क्स हमने दे दिए 44 और यहाँ पर 55, यहाँ पर हमने 44 दिए और यहाँ पर हमने 66 दिए। और जैसे यहाँ पर हम सबमिट करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है जितेंद्र यू आर सेलेक्टेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सभी में 33 से मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। अगर हम किसी भी एक सब्जेक्ट में कम कर देते हैं, जैसे हमने 22 कर दिया और सबमिट किया, तो नॉट सेलेक्टेड। यहाँ पर सभी में तो 33 से ऊपर है लेकिन सब्जेक्ट 2 में यहाँ पर 22 ही है। अगर यहाँ पर हम वापस से कर देते हैं 56, तो यहाँ पर फिर से रिजल्ट हो जाएगा सेलेक्टेड। अगर कोई भी एक सब्जेक्ट में बंदा फेल हुआ, जैसे यहाँ पर हमने 31 कर दिया और सबमिट, तो यहाँ पर ये नॉट सेलेक्टेड। यहाँ पर इसको जूम कर देते हैं तो आपको क्लियर
यहाँ पर दिखाई दे, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी क्या बता रहा है, नॉट सेलेक्टेड, क्योंकि एक सब्जेक्ट में ये फेल है तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। तो आई थिंक यहाँ पर ये आपको समझ आ गया होगा कि ये काम किस तरह से कर रहा है, ठीक है। अब वापस चलते हैं एक बार कोड की तरफ। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर ये चेक करता है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, चारों ट्रू हैं, तो ये इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और इनमें से अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि जो लॉजिकल एंड है ये क्या करता है, इसमें कितनी भी कंडीशन आप देख सकते हैं, इसमें अगर आपकी मान लेते हैं 50 सब्जेक्ट होती तब भी यहाँ पर ये काम करता है, ठीक है, 50 सब्जेक्ट में। लेकिन लॉजिकल एंड 50 अगर सब्जेक्ट होती तो 50 में से 50 में रिजल्ट ट्रू आना चाहिए, तभी ये जो फाइनल रिजल्ट होता है वो ट्रू देता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसी तरह से यहाँ पर आप चाहें तो एंड की जगह और यूज कर सकते हैं, या ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह लेस देन यूज कर सकते हैं। अपने अपने कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर हम ऑपरेटर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो रिजल्ट है वो सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड किस तरह से दे रहा है, हमने जब कल देखा था कंपेयर करके तब ट्रू और फॉल्स में आ रहा था, तो वो हम बदल सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर से। यहाँ पर आपने देखा है यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क जो कि टर्नरी ऑपरेटर है। तो यहाँ पर ये टर्नरी ऑपरेटर, फिर यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड, यहाँ पर इसकी 2 वैल्यू है। अब यहाँ पर ये पूरी एक ही स्टेटमेंट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये पूरी एक ही स्टेटमेंट है। सेमी कॉलन देखिए लास्ट में यहाँ पर आके लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आगे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पर ये दूसरी लाइन में हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर किस तरह से यूज करते हैं, तो सिंपली यहाँ पर हमें टर्नरी ऑपरेटर लगाना है और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें डबल कोट के अंदर, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये ट्रू के लिए होती है। अगर ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू हुई तो इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है टर्नरी ऑपरेटर की फर्स्ट वैल्यू सेलेक्टेड वाली ये प्रिंट होगी, और अगर फॉल्स होता है तो यहाँ पर नॉट सेलेक्टेड ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी। बीच में यहाँ पर आपको सेमी कॉलन का यूज करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड ये स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पर इसको हम डबल कोट में रखेंगे और ये आपका हो गया टर्मिनेटर, और यहाँ पर ये सेमी कॉलन रखेंगे। फर्स्ट वैल्यू ट्रू हो गई, सेकंड वैल्यू फॉल्स के लिए हो गई, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ पर सेलेक्टेड लिख के आएगा, और अगर ये यहाँ से फॉल्स होता है तो यहाँ पर नॉट सेलेक्टेड लिख करके आएगा। तो यहाँ पर ये आपका स्टेटमेंट जो है ये क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर होने के बाद में ये फाइनल इसका जो रिजल्ट होगा वो एक्स में स्टोर होगा, ठीक है। तो एक्स में क्या स्टोर होगा, एक्स में या तो सेलेक्टेड स्टोर होगा या फिर नॉट सेलेक्टेड स्टोर होगा। यानी कि अगर ये कंडीशन सही हुई तो यह एक्स में क्या आएगा, सेलेक्टेड, वरना फिर आएगा इसमें नॉट सेलेक्टेड। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक जेड नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें नेम प्लस UR, यहाँ पर UR स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, नेम जो कि वेरिएबल है, तो ऊपर यहाँ पर हमने इनपुट में जो भी नेम डाला होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा किसके साथ, UR, यानी कि हमने ये स्ट्रिंग दिया है। फिर उसके बाद प्लस एक्स, यानी कि एक्स में हमने बताया कि इसमें या तो सेलेक्टेड होगा या नॉट सेलेक्टेड होगा, तो वो यहाँ पर आगे आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि नेम, यानी कि मान लेते हैं जितेंद्र, तो यहाँ पर नेम की जगह जितेंद्र आ जाएगा, जितेंद्र। फिर उसके बाद UR, और एक्स में अगर सेलेक्टेड हुआ तो सेलेक्टेड, और अगर नॉट सेलेक्टेड हुआ तो नॉट सेलेक्टेड यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। और ये सारी वैल्यू भी कहाँ स्टोर होगी, जेड में, ठीक है। अभी ये प्रिंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर नेम प्लस UR प्लस एक्स की वैल्यू तीनों को जोड़ने के बाद ये जेड में स्टोर करेगा। और फाइनली यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो, जिसकी ID डेमो है, उसमें डॉट इनर HTML में हमने जेड को प्रिंट कर दिया। तो जेड में फाइनली वैल्यू क्या होगी आपको पता चल गया होगा। जो वैल्यू जेड में होगी वो वैल्यू कहाँ प्रिंट हो जाएगी, जाकर के वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जिसकी ID डेमो है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कोड समझ में आ गया। एक बार आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने डाला 34 और सबमिट किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉट सेलेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर 31 है, तो इसको हम कर देते हैं 45 सबमिट, तो यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड हो गया, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करते हैं। मान लेते हैं कि कंडीशन बदलते हैं अपनी, हम चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर आप जैसा कि देखेंगे, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट 1 है वो हिंदी है, जो सब्जेक्ट 2 है ये इंग्लिश है। हम इन दोनों में ऑप्शनल रखना चाहते हैं, यानी कि हम ये चाहते हैं कि हिंदी या इंग्लिश दो में से किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर आप पास है तब भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन मैथ और कंप्यूटर ये दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, मैथ और कंप्यूटर कंपलसरी है, जबकि हिंदी और इंग्लिश में हम ऑप्शन दे देंगे कि इसमें से एक सब्जेक्ट में अगर आप पास हैं तो आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर हमारी ऐसी कंडीशन होगी तो उसके लिए हमें यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर चेक करना होगा, तो उसको समझते हैं, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 इन दोनों में क्या चाहते हैं कि इनमें से कोई भी एक, तो यहाँ पर हम एंड की जगह पर और कर देंगे। एंड की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पर हम और का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंड की जगह पर और कर दिया, लेकिन यहाँ पर एंड की जगह पर और करने से इन दो सब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर और ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो लोअर होती है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखिए नीचे जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, तो यहाँ पर और नीचे आते हैं, और नीचे और नीचे
और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लॉजिकल एंड जो है ये 7 नंबर पर है, जबकि और जो है ये 6 नंबर पर है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, लॉजिकल एंड जो है ये काम करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वापस कोड में आते हैं तो देखिए अभी क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, फिर यहाँ पर ये ट्रू होगा, फिर यहाँ पर ये ट्रू होगा, फिर यहाँ पर ये ट्रू होगा। यानी कि पहले कंपैरिजन होगा, फिर उसके बाद जब यहाँ पर चेक होगा तो यहाँ पर लॉजिकल एंड जो है ये पहले अपना काम करेगा। ठीक है, यानी कि ये पहले अपना काम करेगा, तो यहाँ पर और जो है ये सबसे लास्ट में आएगा। तो जब सबसे लास्ट में आएगा तो ये एक अलग स्टेटमेंट हो जाएगी और ये एक अलग हो जाएगी, यानी कि फिर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि ये एक अलग होगा और ये सारे ऑप्शन में आ जाएंगे। यानी कि अगर किसी भी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पास है एक में, तब भी यहाँ पर रिजल्ट जो है वो ट्रू बताएगा। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में पास है तब भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम तो सिर्फ इन दोनों को ऑप्शन करना चाहते हैं, सब्जेक्ट 1 और 2 को। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और बार पैरेंथेसिस का यूज करेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इसको इस तरह से। ठीक है, तो अभी करंट टाइम में क्या होगा कि यहाँ पर सबसे हायर प्रेसिडेंस किसकी है, पैरेंथेसिस की है, तो ये पैरेंथेसिस के अंदर आएगा। ठीक है, और पैरेंथेसिस के अंदर एक बार हमने फिर से पैरेंथेसिस का यूज किया है तो वापस से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब हमने फिर से पैरेंथेसिस यूज किया तो सबसे पहले यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर ही कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जब कैलकुलेशन होगी तो इन दोनों के बीच में हमने क्या यूज किया है, और का यूज किया है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सही हो जाती है तब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू ही होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी सही होगी तब भी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। फिर यहाँ पर ये ट्रू होगा और बाकी आगे ये चेक करेगा, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही चीज़ें बची हैं। अगर ये तीनों ट्रू हुई है तो यहाँ पर रिजल्ट ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉल्स कब आएगा, जब दोनों ही फॉल्स होंगे, यानी दोनों कंडीशन दोनों सब्जेक्ट में जब स्टूडेंट फेल होगा तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। और यहाँ पर क्या होगा, ट्रू, यहाँ पर क्या होगा, ट्रू। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो फॉल्स ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो एंड ऑपरेटर लगा है ना, तो ये फॉल्स और ट्रू जब चेक करेगा तो ये फॉल्स ही आएगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस के अंदर इस तरह से यहाँ पर हमें चेक कराना है और का। ठीक है, अब इसे सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पर नेम डालते हैं और सबसे पहले तो इसको हम सभी सब्जेक्ट में जो है पास कर देते हैं। सबमिट किया तो यहाँ पर देखिए बता रहा है सेलेक्टेड। अब इसको यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट में फेल करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हमने इस सब्जेक्ट में फेल कर दिया लास्ट में, तो यहाँ पर क्या बताएगा, नॉट सेलेक्टेड, क्योंकि इस सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर इसको हम इस सब्जेक्ट में पास कर देते हैं। अभी भी सेलेक्टेड बता रहा है क्योंकि यहाँ पर सभी में पास है। इसमें फेल करते हैं तो यहाँ पर देखिए नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पर इसको सबमिट करते हैं तो सेलेक्टेड हो गया। अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट 2 को फेल कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और फिर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर अभी भी सेलेक्टेड ही बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट 1 और 2 को ऑप्शनल दिया है। तो ये सब्जेक्ट 2 में तो फेल है लेकिन 1 में तो पास है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये सेलेक्टेड बता रहा है। अगर दोनों में इसको हम फेल कर देंगे और फिर यहाँ पर सबमिट करेंगे तब यहाँ पर देखिए ये नॉट सेलेक्टेड बता रहा है। अगर हम मान लेते हैं सब्जेक्ट 2 में इसको पास कर देते हैं तब भी ये सेलेक्टेड बताएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर घुमा फिरा के सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर आप अपनी तरीके से इसको समझने की कोशिश करें, सब कुछ समझ आ जाएगा। काफ़ी ईजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो भी ऑपरेटर है, लॉजिकल और हो गया। अब यहाँ पर एक और बचता है लास्ट में नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ये हमने बता दिए थे और बाकी हमने एक प्रोग्राम भी इसमें देख लिया। टर्नरी ऑपरेटर को भी हमने बता दिया कैसे यूज करना है। और फिर यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और ये दोनों हो गए। अब यहाँ पर बारी है नॉट की। तो नॉट का मतलब होता है ये अपोजिट कर देता है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर एंड और में, इन दोनों में तो हम जितनी मर्जी उतनी कंडीशन दे सकते हैं। हम इसमें 50 कंडीशन दे सकते हैं और उसके बीच में हम कंपेरिजन करा सकते हैं एंड से या फिर और से। दोनों में डिफरेंस क्या आपको पता चल गया। एंड में कितनी भी कंडीशन हो, जब सारी की सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। और में कितनी भी कंडीशन हो, उसमें से अगर एक कंडीशन भी सही हो गई तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 5 ऑप्शन दे दिए आपको, हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर मैथ या फिर साइंस या फिर फिजिक्स। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट में कोई भी अगर आपको एक सब्जेक्ट आती होगी तो आपको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर और यूज करेंगे, इसमें हम एंड का यूज नहीं करेंगे। सभी के बीच में क्या यूज करेंगे, और। तो यहाँ पर जब हम और ऑपरेटर का यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर वो पास होगा तो यहाँ पर पास रिजल्ट जो होगा वो सेलेक्टेड होगा, यानी कि ट्रू होगा। ठीक है, और अगर एंड यूज करते हैं तो फिर सभी में पास होना कंपलसरी है। और अगर जैसा कि हमने अभी दिखाया प्रोग्राम में, अगर हम किन्हीं 2 या 3 सब्जेक्ट में ऑप्शन देना चाहते हैं, बाकी 1 या 2 कंपलसरी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसके लिए अलग से पैरेंथेसिस के अंदर उसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, वो आप देख ले। लेकिन यहाँ पर जो लॉजिकल नॉट है ये सिर्फ सिंगल
कंडीशन के साथ में काम करता है। सिंगल कंडीशन मतलब सिर्फ एक कंडीशन, ठीक है, ये मल्टीपल कंडीशन में काम नहीं करता, सिर्फ एक कंडीशन के साथ ये काम करता है। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको सबसे पहले तो हम ये बता दें कि यहाँ पर ये आपके पैरेंथेसिस यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर ये क्लोज हुआ है। तो पैरेंथेसिस के अंदर अंदर तो यहाँ पर कई सारी कंडीशन है, 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें मेन पैरेंथेसिस की जो सबसे बाहर लगे हैं, इसके अंदर सिर्फ 3 कंडीशन है। ये दोनों एक ही मानी जाएंगी, ये दोनों क्या मानी जाएंगी, एक कंडीशन मानी जाएंगी, और ये दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन, ठीक है। अगर हम इस वाले पैरेंथेसिस के अंदर भी आ जाएं तब यहाँ पर हमें मिलेंगी 2 कंडीशन, एक कंडीशन और ये 2 कंडीशन। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम पैरेंथेसिस के बाहर चेक करें तो बाहर हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन मिल रही है, ठीक है। मतलब इस पूरे पैरेंथेसिस के अंदर कैलकुलेशन होगी और इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो या तो ट्रू में होगा या फॉल्स में होगा, ठीक है। यानी कि बाहर क्या मिल रहा है, सिर्फ एक कंडीशन मिल रही है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, बाहर सिर्फ एक कंडीशन मिल रही है, तो यहाँ पर भी हम नॉट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम नॉट इसकी जगह पर नहीं यूज कर सकते, यहाँ पर नहीं यूज कर सकते, यहाँ पर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमने बताया कि 2 कंडीशन के बीच में नॉट का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, सिंगल कंडीशन में। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि पैरेंथेसिस के बाहर तो ये सिंगल कंडीशन है, तो यहाँ पर हम नॉट का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम नॉट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, नॉट ऑपरेटर, तो अब क्या होगा, देखिए अब इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। यानी कि इसको हम सेव करते हैं, पहले तो यहाँ पर नॉट हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए सेव करते हैं, और अभी देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा था। अभी यहाँ पर जैसे हमने 55 कर दिया, सभी में इसको हमने पास कर दिया, सबमिट किया, तो ये क्या आ रहा है, सेलेक्टेड आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये हमारे हिसाब से सही है। लेकिन अगर यहाँ पर हम नॉट यूज करेंगे, हमने यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगा दिया, बस इतना ही करना है, नॉट ऑपरेटर हमें पहले यूज करना है इस तरीके से, और इसको हमने सेव किया, और अब यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया, और यहाँ पर नेम, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, सभी में पास कर दिया 55 55 55। तो उस हिसाब से रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेलेक्टेड, बट यहाँ पर बताएगा नॉट सेलेक्टेड, क्योंकि नॉट क्या करता है, ये उल्टा कर देता है, अपोजिट कर देता है, ठीक है। यानी कि ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो वैसे तो इसका जो रिजल्ट इसके अंदर से निकलेगा वो क्या निकलेगा, ट्रू निकलेगा। तो नॉट लगा है तो ये क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में, और जब ये फॉल्स में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर में जो हमने ट्रू, ये फर्स्ट वैल्यू ट्रू के लिए होती है, सेकंड वैल्यू फॉल्स के लिए होती है, तो ये सेकंड वैल्यू जो है ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम नॉट ऑपरेटर का यूज करके फिर उसके बाद अगर हम ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ट्रू की जगह पर, यानी कि सेलेक्टेड को नॉट सेलेक्टेड की जगह और नॉट सेलेक्टेड को सेलेक्टेड की जगह पर लिख दें, तब भी हमारा रिजल्ट जो है वो सही आएगा। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, अगर नॉट पर ही काम कराना चाहते हैं और हमें 33 से ऊपर ही मतलब जो है वही पास चाहिए, तो यहाँ पर हम इनके साइन को बदल सकते हैं। हम यहाँ पर कर दें लेस देन, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर दें, लेस देन कर दें। तो अभी देखिए आउटपुट क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर हमें फिर इक्वल टू हटाना पड़ेगा, क्योंकि 33 अगर किसी के मार्क्स हैं उसको भी हम पास मानेंगे, तो यहाँ पर हमें इक्वल टू हटाना पड़ेगा। और अभी यहाँ पर इसको सेव करें तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सब्जेक्ट 1 लेस देन 33, यानी कि अगर सब्जेक्ट 1 में 33 से नीचे हुआ तब यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट ट्रू होगा। ध्यान रखना, पहले हमने ग्रेटर देन लगाया था, लेकिन अब की बार लेस देन लगाया है, तो अब यहाँ पर रिजल्ट ट्रू कब होगा, रिजल्ट अब ट्रू तब होगा जब यहाँ पर 33 से नीचे होंगे मार्क्स। यानी कि अगर मान लेते हैं 20 मार्क्स हैं तब ये रिजल्ट ट्रू होगा, और इसी तरह से सभी में मान लेते हैं 20 है तो सभी का रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। सभी का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ट्रू के बाद यहाँ पर जब ये फाइनल नॉट पर आएगा तब ये ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो जब फॉल्स कर देगा तो ये फॉल्स कर देगा, तो यहाँ पर नॉट सेलेक्टेड प्रिंट हो जाएगा। यानी कि सभी में अगर 20 मार्क्स हुए तो क्या आएगा, नॉट सेलेक्टेड, ठीक है। और अगर यहाँ पर 33 से ऊपर हुए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मार्क्स इसके हैं 55, सभी में 55 मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझना इस बात को। और फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पर चेक करें सब्जेक्ट 1 लेस देन 33, यानी कि जो सब्जेक्ट 1 में 55 मार्क्स हैं क्या वो 33 से कम है, नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। ध्यान रखना, सभी का क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो जब सभी का फॉल्स होगा तो यहाँ पर ये नॉट क्या कर देगा, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो जब ये ट्रू में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर में ट्रू की वैल्यू क्या है, सेलेक्टेड, तो ये सेलेक्टेड प्रिंट हो जाएगी। यानी कि हम नॉट का यूज करके भी अपना जो रिजल्ट जिस हिसाब से हम चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर योर नेम में डालते हैं, और यहाँ पर हमने डाल दिया 55 55 55 55 सबमिट। तो भी यहाँ पर बता रहा है सेलेक्टेड। क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने नॉट तो यूज किया लेकिन लेस देन ऑपरेटर का यूज किया है। तो आई थिंक यहाँ पर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो वापस चलते हैं एक बार नोट्स की तरफ और यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लॉजिकल एंड और एंड नॉट यहाँ पर तीनों के बारे में बता दिया, प्रेसिडेंस के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स, तो यहाँ पर अभी तक हमने 2 डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा है, नंबर एंड स्ट्रिंग के बारे में। तो आपको पता है कि यहाँ पर 16 ये
क्या है, नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है, लेंथ क्या है, वेरिएबल नेम है, तो ये जो लेंथ वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या होगा, नंबर होगा। लास्ट नेम ये क्या है, ये स्ट्रिंग इसमें स्टोर कर रहे हैं तो ये क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। और यहाँ पर ये एक्स जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल अभी आप ये समझ लें कि एक्स क्या है, ये है तो दिखने में तो वेरिएबल लग रहा है बट ये वेरिएबल नहीं है, एक्स एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में हम मेंबर स्टोर कर सकते हैं। मेंबर का मतलब यहाँ पर हमने एक्स एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमने नेम एंड वैल्यू यूज की, नेम एंड वैल्यू यूज की इस तरीके से। यहाँ पर नेम, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉलन और उसके अंदर जो भी आप वैल्यू रखना चाहें, फर्स्ट नेम जैसे यहाँ पर तो ये जॉन स्ट्रिंग है तो डबल कोट में रखेंगे, और इसी तरह से लास्ट नेम अगर चाहें तो यहाँ पर हम एज ले सकते हैं कॉमा लगा करके, ठीक है, इस तरह से कॉमा लगा के एज भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्स है ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर ये जो है ये मेंबर है, किसके, एक्स जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसके मेंबर हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये क्या है, मेंबर हैं, ठीक है, जो कि हमने खुद से बनाए हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मेंबर होता है इसमें एक होता है नेम और दूसरा होता है वैल्यू। ये नेम है, ये उसकी वैल्यू है, ये नेम है, ये उसकी वैल्यू है। तो जैसे कि यहाँ पर लास्ट नेम में क्या स्टोर है, यहाँ पर लास्ट नेम में ये नेम स्टोर है और लेंथ में 16 स्टोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंथ में 16 स्टोर्ड है, अगर आप इस 16 को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर लेंथ जो है ये लिख देते हैं और प्रिंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट और मेंबर इस तरह से बना रखे हैं और इसमें अगर आप चाहते हैं कि लास्ट नेम जो है ये प्रिंट हो तो उसके लिए ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का नेम एक्स और डॉट, फिर उसके बाद मेंबर का नेम यानी कि लास्ट नेम, इस तरह से करना होता है। अभी इसके बारे में हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में सेपरेट, ठीक है। तो यहाँ पर आगे थोड़ा बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा टाइप होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। टू बी अवेल टू ऑपरेट ऑन वेरिएबल इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोज समथिंग अबाउट द टाइप, यानी कि हमें टाइप के बारे में पता होना चाहिए, डेटा टाइप के बारे में। विदाउट डेटा टाइप अ कंप्यूटर कैन नॉट स्पेसिफाई सॉल्व दिस, यानी कि अगर डेटा टाइप नहीं होगा तो कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पर एक्स में 16 प्लस होलो कर दिया तो यहाँ पर ये क्या है, नंबर है और ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो दोनों को ये ऐड करके एक्स में स्टोर कर देगा। किस तरह से, यहाँ पर 16 वोलो इस तरह से लिख करके आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल एक छोटा सा दिया गया था। ये रिजल्ट नीचे देखिए, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 16 प्लस ओलो, ठीक है। और यहाँ पर इसमें ये क्या है, ये दोनों ही स्ट्रिंग है, ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर बताया गया है, डज इट मेक एनी सेंस टू ऐड वोलो टू 16, विल इट प्रोड्यूस एन एरर और विल इट प्रोड्यूस अ रिजल्ट। यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर यहाँ पर वोलो के साथ 16 को यहाँ पर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, एरर आएगी या फिर रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा, देखिए एरर नहीं आएगी, रिजल्ट आएगा, लेकिन किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर 16 प्लस वोलो तो ये दोनों ही स्ट्रिंग है तो ये वाला इस तरह से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस तरह से जोड़ते हैं तब भी रिजल्ट सेम होगा, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट दोनों सेम है। क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जब नंबर के साथ हम स्ट्रिंग जोड़ते हैं तो जो नंबर होता है वो भी एक स्ट्रिंग बन जाता है, और यहाँ पर तो ये पहले से ही स्ट्रिंग है तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया है, देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन की गई। ये हमने हालांकि पहले भी बताया है, 16 प्लस 4 प्लस वोलो, तो यहाँ पर ये लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले 16 प्लस 4 ये 20 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना 16 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद वोलो जुड़ेगा तो यहाँ पर रिजल्ट आपका कुछ इस तरह से आएगा, 20 ओलो, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर आप इस तरह से लिखते हैं वोलो प्लस 16 प्लस 4 तो यहाँ पर आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन होगी, तो वोलो ये जो है ये 16 के साथ ऐड होगा और फिर यहाँ पर ये 16 स्ट्रिंग बन जाएगा और स्ट्रिंग बन जाएगा तो यहाँ पर आगे जो 4 है ये भी एक स्ट्रिंग हो जाएगा और इस तरह से रिजल्ट आपका आएगा, ये ऐड नहीं करेगा। हाँ, अगर इस चीज़ को हम ब्रैकेट में रखेंगे तो आपको पता है कि ये 20 पहले ही जोड़ देगा, तब यहाँ पर ये कैलकुलेशन सही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, हमने देखा भी है। आगे बढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट टाइप और डायनेमिक, यानी कि इसमें हम अगर वेरिएबल का यूज करते हैं तो वो डायनेमिक डेटा टाइप होते हैं। जैसे यहाँ पर लेट एक्स, ये क्या है, अनडिफाइन है। फिर यहाँ पर हमने एक्स को डिफाइन कर दिया तो ये क्या है, नंबर है। फिर यहाँ पर हमने एक्स में स्ट्रिंग डिफाइन कर दी तो यहाँ पर ये क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हमने बताया था कि लेट जो होता है इसको हम एक्स नाम का वेरिएबल अगर हमने बनाया है तो दोबारा से हम इसे वापस से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। रीडिक्लेयर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं लेट, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम का, ठीक है, बना दिया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हमने वैल्यू नहीं डाली, लेकिन अगर दोबारा फिर से लेट वर्ड का यूज करके एक्स इज इक्वल टू 5 करेंगे तब यहाँ पर ये गलत है, ये एरर आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रीडिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल एक्स नाम से हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, फिर से दोबारा
दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेट यूज करके नहीं कर सकते। लेट की जगह अगर वार यूज करते, आपको पता है वार यूज करते तब हम कर सकते थे ऐसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रीडिक्लेयर नहीं हो रहा, यहाँ पर रीअसाइनमेंट हो रहा है। यहाँ पर पहले तो हमने एक्स को सिर्फ यहाँ पर डिक्लेयर किया, लेकिन इसमें हमने वैल्यू असाइन नहीं की, इसलिए ये क्या माना जाएगा, अनडिफाइंड माना जाएगा। लेकिन हमने बाद में क्या कर दिया, इसको असाइन कर दिया। तो हम असाइन कर सकते हैं, हम वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेट कीवर्ड का यूज करके, लेकिन उसे असाइन कर सकते हैं। एक्स में 5 डाला, सही है, नंबर आ गया क्योंकि नंबर है। एक्स में हमने जॉन यहाँ पर इनपुट कर दिया तो ये स्ट्रिंग है। इस तरह से हम ओवरराइट कर सकते हैं, जो लेट से वेरिएबल बनाया गया होगा उसके जो वैल्यू है वो हम चेंज कर सकते हैं असाइन करके, लेकिन वेरिएबल रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और फिर आगे बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स के बारे में आपको पता है हमेशा डबल कोट में या सिंगल कोट में हम रखते हैं, ठीक है। और डबल कोट के अंदर सिंगल कोट के अंदर डबल कोट का यूज करते हैं अगर जरूरत पड़े तो। फिर यहाँ पर नंबर, तो नंबर में भी एक होता है आपका डेसिमल नंबर, दूसरा होता है इंटीजर नंबर। ये आपका डेसिमल है जिसमें पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स होते हैं, और ये आपका विदाउट डेसिमल है, यानी इसे हम बोलते हैं इंटीजर होल नंबर, एक पूर्ण संख्या, ठीक है। इंटीजर नंबर बोलते हैं, ये इंटीजर है और ये आपका डेसिमल नंबर है, या फिर इसको हम फ्लॉट भी बोलते हैं। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से हम फ्लॉट भी बोलते हैं, सी में फ्लॉट बोलते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट बूलियंस। तो यहाँ पर डेटा टाइप्स के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर होते हैं डेटा टाइप में, नंबर टाइप का होता है, स्ट्रिंग होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, एरे होते हैं, ठीक है, फंक्शन होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब डेटा टाइप हैं अलग अलग। इसी तरह से बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। ये भी यहाँ पर बुलियन में क्या होता है, रिजल्ट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ये बुलियन वैल्यू होती है, आपको पता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई, यानी x को हम y से कंपेयर कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। अगर हम x को z से कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो बुलियन वैल्यू में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट एरे। तो जावास्क्रिप्ट एरे वैसे तो यहाँ पर हम आपको दिखा दें तो जो ओ लेवल का आपका सिलेबस है इसमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एरे के बारे में नहीं पूछा गया है, ना ही फंक्शन के बारे में पूछा गया है। इसमें एरे, फंक्शन, ऑब्जेक्ट ये सब कुछ नहीं पूछा है इन्होंने, ठीक है। ना ही एरे के बारे में पूछा है, ना ही ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा है, और ना ही इन्होंने फंक्शन के बारे में पूछा है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको हम एरे एंड ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन तीनों के बारे में बता देते हैं, क्योंकि पूछा नहीं है वो अलग बात है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। हमने देखा था प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसमें एरे के बारे में तो नहीं पूछा था, लेकिन ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया था, जबकि सिलेबस में नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम तीनों चीज़ों को पढ़ा देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये है नहीं सिलेबस में। तो जावास्क्रिप्ट एरे क्या होती है, देखिए जावास्क्रिप्ट एरे आर रिटन विद अ स्क्वायर ब्रैकेट। एरे क्या होती है सबसे पहले समझते हैं। एरे एक प्रकार का वेरिएबल ही होता है, ध्यान रखना, एरे क्या होता है, एक प्रकार का वेरिएबल ही होता है। लेकिन जैसे यहाँ पर हमने x में स्टोर कर दिया 5, तो x में ये 5 स्टोर हो गया। लेकिन अगर हम इसी वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराना चाहें, अभी तो ये एक ही वैल्यू है, अगर हम इसी सेम वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराना चाहें तो उसी को बोलते हैं एरे, ठीक है। तो यहाँ पर एरे क्या होता है, एक प्रकार का वेरिएबल होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पर कार्स में क्या किया गया, यहाँ पर देखिए 3 प्रकार की अलग अलग टाइप की कार जो है ये स्टोर कराई गई है, जो कि हम इसको असाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉन्स्ट या फिर हम यहाँ पर वार कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, या फिर हम लेट कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि कॉन्स्ट का ही यूज करें, हम यहाँ पर वार या फिर लेट किसी का भी यूज कर सकते हैं। और हम इन सभी का यूज एक वेरिएबल बनाने में, या फिर एक ऑब्जेक्ट बनाने में, या फिर एक एरे डेटा टाइप बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कार है ये क्या है, एक एरे माना जाएगा, क्योंकि इसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, है एक वेरिएबल ही। अब इसे हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो देखिए असाइन कैसे करेंगे पता चल गया। यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा का यूज करते हुए हमने वैल्यू डाल दी। अगर इसके बीच में और भी हम वैल्यू चाहते तो इसमें हम कितनी भी डाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप जितनी मर्जी उतनी वैल्यू इसमें रख सकते हैं। आप इसमें स्ट्रिंग रखें, नंबर भी रख सकते हैं, ठीक है, आप इसमें नंबर भी रख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डाला x इज इक्वल टू 5, x में हमने 5 स्टोर कर दिया। फिर हमने एक एरे बनाया y नाम का एरे बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया। y में सबसे पहले यहाँ पर हमने मान लेते हैं कुछ भी रख दिया, जैसे राहुल रख दिया, ठीक है, राहुल, और इसको हम सिंगल कोट या डबल कोट से बंद करेंगे, ठीक है। तो ये राहुल, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, कॉमा, फिर इसकी एज हमने स्टोर करा दी, एज मान लेते हैं स्टोर करा दी यहाँ पर 25, तो 25 पता है नंबर है, विदाउट कोट रहेगा, फिर कॉमा। अब यहाँ पर हम इसमें देखिए स्ट्रिंग हमने y में स्टोर करा दी, हमने नंबर में स्टोर करा दिए। अब हम चाहें तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल की वैल्यू भी डाल सकते हैं, जैसे x में हमने 5 पहले से रखा है, अगर हमें इसमें 5 स्टोर करना है तीसरी वैल्यू, तो हम डायरेक्ट x स्टोर कर सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू जो है ये y में स्टोर होगी, लेकिन ये अलग अलग इंडेक्सिंग पे स्टोर होती है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्सिंग इसकी होती है, अगर मान लेते हैं हमें वोलो जो है ये प्रिंट कराना है,
ठीक है। अगर कार में सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, जैसे नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, जैसे हमने x में 5 रखा और अगर 5 को प्रिंट कराना है तो हम क्या करते हैं, x को प्रिंट कर देते हैं, बस उसकी जो वैल्यू है प्रिंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कार को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, सब प्रिंट हो जाएंगे, नहीं, ठीक है। हम सिर्फ कार को नहीं प्रिंट करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर हमें वोलो प्रिंट कराना है तो हम उसको इस तरह से एक्सेस करेंगे कार, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग, इसकी पोजीशन डालेंगे। इसकी इंडेक्सिंग है 1, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन पर है, पहली पोजीशन पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पहली पोजीशन पर क्यों है, तो देखिए यहाँ पर इसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है इसकी इंडेक्सिंग 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, और फिर इस तरह से इसमें जितने भी होंगे वो इस तरह से 3 4 5 इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरे इंडेक्सेस आर 0 बेस्ड विच मीन्स द फर्स्ट आइटम 0, सेकंड 1 और इस तरह से सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर हम एरे को देखिए, अभी तो नहीं देखेंगे इसका प्रैक्टिकल, हम आने वाले कुछ वीडियोस में जब प्रोग्राम बनाएंगे तो हम एरे को उसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर इसको हम स्किप करते हैं और आपको बेसिक समझ में आ गया कि एरे क्या होता है। एरे में हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उसको इंडेक्सिंग के जरिए एक्सेस भी कर सकते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम किसी प्रोग्राम में देख लेंगे, उस प्रोग्राम में यूज कर लेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा अभी बताया था, देखिए ऑब्जेक्ट भी एक प्रकार का वेरिएबल ही है। पर्सन क्या है, एक प्रकार का वेरिएबल ही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल है। और इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, ध्यान रखना, जब एरे बनाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं और जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको हम कर्ली ब्रैकेट इस तरह से यूज करते हैं और उसके अंदर नेम एंड वैल्यू, बीच में सेमीकोलन और यहाँ पर सेपरेट करने के लिए कॉमा। इसको आप अच्छे से देख लें, रिवीजन करें। और इसमें ये जितने भी हैं ये सब मेंबर होते हैं। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के टोटल 4 मेंबर हैं, ठीक है। और ये मेंबर का नेम है और ये मेंबर की वैल्यू, मेंबर नेम मेंबर वैल्यू, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इसमें भी वही सेम चीज़ है। हम अगर इसमें मान लेते हैं एज में ये 50, हमने डायरेक्ट नंबर, ये अलग डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग है। और अगर किसी में यहाँ पर जैसे आई कलर, यहाँ पर ब्लू की जगह पर हमें एक एक्स नाम का वेरिएबल बना के उसमें हम डबल कोट के अंदर इसमें रेड कलर सेट कर देते हैं, मान लेते हैं आई कलर रेड। तो यहाँ पर अगर हमें रेड सेट करना होता तो सीधे यहाँ पर हम आई कलर में एक्स असाइन कर सकते थे। तो हम यहाँ पर अलग अलग डेटा टाइप को भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हम देखेंगे किसी न किसी प्रोग्राम में। फिर उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा, तो हम ये सब देख रहे थे डेटा टाइप्स के बारे में। अब ये डेटा टाइप्स एग्जैक्टली अगर हमें पता करने हो जावा स्क्रिप्ट से कि हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा वेरिएबल या क्या चीज़, कौन सा डेटा टाइप है, तो उसके लिए हम टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो कि एक रिजर्व कीवर्ड है। टाइप ऑफ ये क्या है, ये रिजर्व कीवर्ड है, जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन या कोई भी वैल्यू वो किस टाइप की है, उसका डेटा टाइप क्या है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये बताएगा स्ट्रिंग, इसको चेक करेंगे तो बताएगा स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग है, आपको पता है। और ये सब क्या है, ये सब नंबर है, ये सब क्या है, नंबर है। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेंगे, ठीक है। अभी और आगे देखते हैं। तो ये टाइप ऑफ ऑपरेटर एक रिजर्व कीवर्ड है, इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं, बस यही यूज है कि हम चेक कर सकते हैं कि जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, यानी उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लेट कार, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये कार क्या है, एक वेरिएबल है और ये कार की वैल्यू क्या है, अनडिफाइन है, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं लेट कार, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू असाइन नहीं की और सीधे हमने यहाँ पर लगाया टाइप ऑफ और कार को चेक करेंगे तो बताएगा अनडिफाइंड, क्योंकि कार को डिफाइन ही नहीं किया गया, मतलब इसकी वैल्यू असाइन नहीं की गई, ठीक है। फिर एम्प्टी वैल्यू, मतलब वही बात है, यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू अगर हम डबल कोट से रखेंगे तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग मानी जाएगी, ठीक है। ये क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। अभी इसको हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट फंक्शन जो है इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में बात कर ले और जावा स्क्रिप्ट फंक्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थोड़ा बहुत इसमें हमने देख लिया फंक्शन के बारे में, बाकी डिटेल में अगले वीडियो में देख लेंगे। टाइप ऑफ ऑपरेटर आपको हम बता देते हैं। देखिए मान लेते हैं ये जो जेड है इसका हमें टाइप चेक करना है। तो यहाँ पर वैसे तो आपको पता है कि जेड अगर यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, जेड की वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन हम यहाँ पर इसका टाइप चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपली सिर्फ लगा दिया टाइप ऑफ, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, टाइप ऑफ इस तरह से लिख दिया। अब क्या होगा कि जेड की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, बल्कि जेड में जिस प्रकार का डेटा टाइप होगा वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हमने टाइप ऑफ जेड और इसे सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो अभी तो ये नहीं होगा, जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तभी फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू कोई भी नहीं डालते, ऐसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करके कॉल कर देते हैं। तो हमने क्लिक किया सबमिट बटन पर और आप देखेंगे यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। क्यों, क्योंकि जेड में क्या है स्टोर, जेड में स्ट्रिंग स्टोर है, आपको पता है ना। तो यहाँ पर जेड में क्या है, स्ट्रिंग स्टोर है। अगर यहाँ पर हम जेड की जगह पर कुछ और कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 12 लिख दिया और अब इसको सेव करते हैं, तो 12 क्या है, यहाँ पर देखिए फिर से एक बार सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, फंक्शन कॉल करेंगे तो बताएगा नंबर। इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, नंबर है। तो टाइप ऑफ का बस इतना यूज है, हम चेक कर सकते हैं कि वो यहाँ पर हम चाहें तो वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं, या अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, एरे बनाया तो एरे का नाम लिख सकते हैं। हम जो भी लिखेंगे वो उसका टाइप बता देगा कि ये किस टाइप का है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर हम बनाते हैं एक एक्स नाम का वेरिएबल, एक्स नहीं बनाते हैं,
टी नाम का वेरिएबल बनाते हैं, टी इज इक्वल टू 25, टी इज इक्वल टू 25, लेकिन ये कोई वेरिएबल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने वार कीवर्ड यूज़ नहीं किया। अब देखिए टी इज इक्वल टू 25, अगर हम चेक करेंगे कि टी क्या है, मतलब अगर हम टाइप ऑफ नहीं लगाएंगे तो पता है कि टी में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, लेकिन टाइप ऑफ लगाएंगे जो कि रिजर्व कीवर्ड है, तो यहाँ पर टी क्या है, नंबर है, ठीक है। यानी टी में किस टाइप की वैल्यू है, नंबर। अगर यहाँ पर हम टी में ही डबल कोट के अंदर कोई और वैल्यू रख देते हैं, यानी स्ट्रिंग रख देते हैं, तो अभी ये चेंज हो गया, अभी बताएगा स्ट्रिंग बताएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। और अगर इसी टी में यहाँ पर हम लगाएं स्क्वायर ब्रैकेट या फिर करली ब्रैकेट लगा दें, तो यहाँ पर अगर हम टी को ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा नेम, ठीक है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम नेम, और फिर उसके बाद यहाँ पर कॉलन हो गया, ठीक है, नेम कॉलन, और यहाँ पर डबल कोट के अंदर इस तरह से यहाँ पर नेम डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं ऐसे ही, ठीक है, हो गया। तो ये क्या है, इसका मेंबर है। फिर हमने कॉमा लगाया और फिर उसके बाद यहाँ पर एज ले लेते हैं, एज, और इसकी एज यहाँ पर हम दे देते हैं, एज दे देते हैं, मान लेते हैं 25, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये हो गया खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है आपका, ये एक मेंबर है और ये दूसरा मेंबर है, तो टी ये क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पर अगर हम टी का टाइप चेक करेंगे, इसको सेव किया तो देखिए क्या बताएगा, यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करने पर ये बता रहा है ये ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही है, हमने यहाँ पर इस तरह से इसको बनाया है। और अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एज प्रिंट कराना चाहते हैं, जो टी ऑब्जेक्ट है इसमें जो एज है इसको प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है टाइप ऑफ तो हम लगाएंगे नहीं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी डॉट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मेंबर की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर टी डॉट एज, बस हो गया, टी डॉट एज इतना लिखना है और ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा उसकी एज। यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे, अब की बार सबमिट पे क्लिक करेंगे तो 25 आ रहा है, ठीक है। तो ये सबमिट बटन पे इसलिए क्लिक करना पड़ रहा है क्योंकि आपको पता है कि ये फंक्शन कॉल होगा तभी, मतलब जो फंक्शन तभी कॉल होगा जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। और बाकी चीज़ें यहाँ पर ये भी हो रही हैं, लेकिन इसको हम प्रिंट ही नहीं करा रहे। आप सोच रहे होंगे कि ये सब हो नहीं रहा, हो रहा है। जो नेम सब्जेक्ट 1 2 3 4 में है, तो यहाँ पर हमने उसमें कोई वैल्यू ही नहीं डाली, तो इसमें सब क्या आ रहा है, इसमें अनडिफाइन आ रहा है और ये कैलकुलेशन सारी हो रही है, लेकिन हम जेड को तो प्रिंट ही नहीं करा रहे ना। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये आपको पता चल गया। तो यहाँ पर हमने जो है टाइप ऑफ के बारे में भी आपको बता दिया। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने लगभग कवर कर ली हैं। अब अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शन के बारे में। हालांकि फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत हमने देख लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हम अगली वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, जिसमें पैरामीटर, आर्गूमेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है ये भी हम देख लेंगे अगली ही वीडियो में। तो दोनों चीज़ें, एंड ऑब्जेक्ट डेफिनेशन हो गया, ये भी हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।